माननीय सभापति महोदय, इस सदन में हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की एक बड़े महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए हमारे सम्मानीय सदस्यगण से मैं अनुरोध करता हूं और खास करके पिछले 2 दिन से इस बिल पर जो भी चर्चा हुई, इस चर्चा में हमारे परम आदरणीय संसद ने बड़े निष्ठापूर्वक भाग ली, अपनी सोच, अपने विचार भी रखे। मैं उन सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय सांसद बी मानिक्कम ठाकुर जी, अरुण गोविल जी, नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी, सुगत राय जी, डीएम कथीर आनंद जी, लाभू श्री कृष्णा डबारा यल्लू जी, आलोक कुमार सुमन जी, अनिल यासन देसाई जी, सुप्रिया सोले जी, रविंद्र दत्तराम वेकर जी, सुधा आर जी, मुकेश कुमार जी, गुरुमूर्ति मडेला जी, सुधाकर सिंह जी, टंगेला उदय श्रीनिवास जी, राजा राम सिंह जी, नवास्कानी के जी, आनंद भादारुया जी, रानी श्री कुमार जी, एन के प्रमचंदन जी, डी रवि कुमार जी, दर्शन सिंह चौधरी जी, कैप्टन ब्रियाटू फर्नांडस जी, के फ्रांसिस जॉर्ज जी, आप और हनुमान बेरो जी, आप इस सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप सबको मालूम है, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश का विकास का गति तेज से चलने लगी है और ये देशवासियों ने भी गंभीर रूप से उपलब्धि की है, महसूस की है। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से, उनकी लिए हुए नीति के जरिए आज देश को एक नई शक्ति मिली है और देश की सभी जनता को साथ लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो भी लक्ष्य तय की है, इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत सरकार की हर मंत्रालय लगी हुई है। अलग अलग मंत्रालय के साथ हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय ने भी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो सफलता प्राप्त की है, इसका मैं एक छोटे सा नमूना पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी हमेशा कहा करते हैं, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन देयर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसलिए आप सबको मालूम है, ये मंत्रालय देश का सबसे लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टर है। हम एक्जिम कार्गो, कोस्टल कार्गो, इनलैंड वाटरवेज के कार्गो कुल मिला के हम 95% एक्जिम कार्गो बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू इस मंत्रालय हैंडल करते हैं। और देश का अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए इस मंत्रालय का एक प्रमुख भूमिका है। और इसी बातों को गंभीर रूप से लेते हुए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में इस मंत्रालय को जिस हिसाब से मान्यता दी है और सहयोग की है, इसके वजह से आज इस मंत्रालय जाग उठा है। और पिछले 10 साल में क्या क्या सफलता हमने हासिल की है,
एक छोटा सा नमूना मैं पेश करना चाहता हूं। कार्गो हैंडलिंग के सिलसिले में हमारे ग्रोथ 103% हुई है। 2014 में 800 मिलियन मेट्रिक टन से लेकर अब 1630 मिलियन मेट्रिक टन पहुंच चुका है। टर्न अराउंड टाइम ये हमारी आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट बताते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग हुई हमेशा तय करते हैं। टर्न अराउंड टाइम इंप्रूव टू 0.9 days in 2024, better than the port in the United States 1.5 days, Germany 10 days, Singapore 1 days। तो इसलिए हमारे टर्न अराउंड टाइम के सिलसिले में भी हम लोगों ने जो विकसित देश है इससे भी हम बेहतर परफॉर्म करने में सफलता प्राप्त की है। साथ साथ में कंटेनर ड्वेल टाइम रिड्यूस टू 3 days, आउट परफॉर्मिंग द सेवरल एडवांस कंट्रीज। और पोर्ट रैंकिंग और परफॉर्मेंस हमारे 2014 में पोर्ट का पोजीशन 54 में थे और आज इसी का जो विकास हुई है, आधुनिक नीति और कार्यक्रम सफल रूप से लागू होने की वजह से आज 54 से हम 38 तक पहुंच चुका है। और इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में इंडिया का पोजीशन 44 2014 में 44 में थे और आप 22nd तक हम आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है। और दुनिया का टॉप 100 पोर्ट्स के बीच में भारत का 9 पोर्ट टॉप 100 के बीच में पोजीशन लेने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से हमारे भारत सरकार का जो पोर्ट है विशाखापट्टनम, उनको 19 नंबर के स्थान में अपना पोजीशन निश्चित किया है। शिपिंग सेक्टर अचीवमेंट में हमारे सी फेयर्स अपॉइंटमेंट के सिलसिले में 2014 में इट वॉज लिमिटेड टू 1,17,000 ओनली और अब 2,85,000 तक इसका बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 143% ग्रोथ। क्रूज पैसेंजर्स पहले 85,000 में सीमित रहे और मोदी जी के आने का बाद इसके आंकड़ा बदल चुका है, 85,000 से 4,71,000 तक पहुंच चुका है, यानी कि उनका 454% बढ़ोतरी हुई है। उसी हिसाब से हमारे शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रेट वैंकूवर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, वाधवान पोर्ट, ये जो बड़े बड़े पोर्ट का भी अभी कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट स्टेज पर आगे बढ़ चुका है। और टुटिकरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट में भी हमने सफलता प्राप्त की है और 6 लाख TEUs कैपेसिटी हमने उसको बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और इनलैंड वाटरवेज में राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, कांग्रेस का कार्यकाल में राष्ट्रीय जलमार्ग कुल मिला के पास होते थे अप टू 2014 तक, लेकिन मोदी जी आने का बाद इस पर अध्ययन हुई, अनुसंधान हुई, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद नए कानून बने और 5 राष्ट्रीय जलमार्ग के बदले 111 तक जलमार्ग का बढ़ोतरी हुई है। और आज इसी जलमार्ग के आधुनिक रूप देने की वजह से, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से आज 2014 में इस जलमार्ग का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी सिर्फ 18 मिलियन मेट्रिक टन रहे और उसमें से अब बढ़कर 130 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है, यानी कि 639% ग्रोथ हुई है। तो इसलिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आधुनिक व्यवस्था
इस मंत्रालय में प्रस्तुत की गई है और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन की वजह से, पोर्ट लेट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट की वजह से, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की वजह से, पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग की विशेष रूप से विकास होने की वजह से आज हमारे मंत्रालय ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के सिलसिले में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, हम लोगों ने लेजिस्लेटिव ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए भी हम लोगों ने कदम उठाए हैं। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के सिलसिले में हमारे मंत्रालय की तरफ से मोदी जी के नेतृत्व में हमने मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट बनाए हैं, इनलैंड वेसल एक्ट 2021 बनाया है, रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 बने हैं और उसी हिसाब से इसी सेशन के दौरान मार्चेंट शिपिंग बिल 2014, कोस्टल शिपिंग बिल अब जो चर्चा में है, और इंडियन पोर्ट बिल और कैरियर्स ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 और बिल ऑफ लेडिंग 2024, इस सारे बिल को भी हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के जरिए आधुनिक बनाने के लिए, बिजनेस फ्रेंडली बनाने के लिए और इस विशेष रूप से अपने विकास को गति देने के लिए ये जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाया गया है, इसके वजह से कैपेसिटी एनहांसमेंट हुई है और हम ग्लोबली और भी कॉम्पिटिटिव बन चुका है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो कोस्टल शिपिंग बिल, इतना दिन तक कोस्टल में हमारे जहाज की गतिविधियां कम रहे, क्योंकि जो पहले से यहां जो कानून व्यवस्था रहे, ये कानून व्यवस्था से उसको प्रोत्साहित करने के लिए वो सुविधा थे नहीं। लेकिन मोदी जी आने का बाद मोदी जी ने कहा हर कानून को अध्ययन करना चाहिए और जहां जो कमजोरी है उसको बदलना चाहिए और आधुनिक रूप देना चाहिए ताकि हमारा कानून व्यवस्था भी कॉम्पिटिटिव बने। आज कोस्टल जोन में जो भी हमारा पोटेंशियलिटी है, पॉसिबिलिटी है, जो उसमें शक्ति बसा हुआ है, इसी शक्ति को सही दिशा पर उपयोग करने के लिए कोस्टल शिपिंग बिल लाया गया है और इसी कोस्टल शिपिंग बिल के जरिए हम क्या क्या इसमें लाभ उठा सकते हैं। कुल मिला के हमारे कोस्टल लाइन है 11,098 किलोमीटर और इससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो सकता है। कैसे? देखिए, कोस्टल शिपिंग इमिट्स अप्रोक्सीमेटली 15.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर टन पर माइल। 15.6 ग्राम कार्बन इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर टन पर माइल, और रेल में होता है 21.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर टन पर माइल और रोड में होता है 154.1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर टन पर माइल। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ये जो कोस्टल शिपिंग, दिस शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, दिस विल नॉट क्रिएट पॉल्यूशन and ultimately it will enhance the green transport to achieve the blue economy on the vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो इसलिए और लॉजिस्टिक कॉस्ट के सिलसिले में दिस इज a very cost effective transportation. If you compare with other mode of transportation, coastal shipping में 20 पैसा से 30 पैसा पर टन पर किलोमीटर और रेल में 1 रुपया 20 पैसा से 1.5 रुपया पर टन पर किलोमीटर और रोड में 2 रुपया से 3 रुपया पर टन पर किलोमीटर, यानी कि दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के लॉन्च के समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही आग्रह किया था कि देश का लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट तक लाना चाहिए, ताकि हम अपने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रेंडली बनाए।
traders friendly बनाएं, and it's become more financially feasible. So that is the way I believe the entire approach was taken up. And आज हमारा मॉडल शेयर ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट इन इंडिया क्या है? रोड में अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ टोटल फ्रेट मूवमेंट, रेल में 31% और कोस्टल शिपिंग में सिर्फ 5% अब तक 5% और इनलैंड वाटर्स में 2% और एयर ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन में it is less than 1%. So that is why to increase the model share of the freight transport, we'll have to make the coastal shipping more popular, and the commercial activity on the coastal shipping must be enhanced. So that is why this particular legislation is formulated, and this is to make more trade friendly, and this is going to make our entire coastal region more viable and more seamless movement for our vessel to move, and also generate more economy, like to create employment opportunities, income generation. And if you compare with the developed countries, European Union, coastal shipping combined with inland waterways constitute approximately 40% of freight transport. यूरोपियन यूनियन में 40% तक है, तो हमारा यहां सिर्फ 5% है। यानी कि हमारे समुद्रिक जो हमारे मार्ग है, इस जलमार्ग को हमने सही इस्तेमाल नहीं किया है। सो सही इस्तेमाल करने के लिए वहां रेगुलेशन लाना होगा, कानून व्यवस्था ऐसा होना होगा ताकि जो भी ट्रेडर्स है, ये ट्रेडर्स के लिए ये ऐसा इजी एक्सेस इज ऑफ डूइंग बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आज हमारी इस चर्चा में परम आदरणीय जो संसद ने भाग लिया था और उनकी तरफ से उठाए हुए सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। और आज अधिकतर माननीय सांसद अभी हाउस में नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर वो उपस्थित होते, क्योंकि इस चर्चा में उन लोगों ने Honorable Minister. Respected Madam, आप सबको मालूम है कि since time immemorial our nation has had a glorious maritime history. In fact, our nation golden ages were the time when we were a maritime prowess too. Right from the world first docked at Lothal, Gujarat, about almost 5,000 years ago. Throughout the glorious eras of Mauryas, Vijayanagara Empire, Cholas, Cheras, Pandyas and Pallavas, up to the impressive fleet of Chhatrapati Shivaji Maharaj, led by his chief commander, Kanoji Angre. Our nation was on the pinnacle of all maritime trades, be it shipbuilding, seafaring expertise, ocean voyages, cargo movement to far-off ports of the globe, or the use of scientific navigation system. Our nation had skill and supremacy. Such was our nation maritime imprint upon the world, that even the English word navigation found its origin in the ancient Sanskrit word nav-gati, meaning sense in course or direction. Coastal Shipping Bill 2024, which has now been taken up for consideration and passing by this august house, is another example of nav-gati. But this time
It signifies not change of direction, but course correction, to once again take a direction towards restoring and reviving India's ancient maritime supremacy by focusing on a sector which has been ignored since long, our coastal shipping, most potential area of our nation. Respected Madam, we have a long coastline over 11,098 kilometers and more than 2.3 million square kilometers of exclusive economic zone. In spite of this massive coastal resource at our disposal, successive governments have since independence completely ignored and neglected this sector and never tried to even look at and try to revive our ancient maritime prowess by way of shoring up our hugely untapped and vast coastal shipping sector. More than 15% of our nation population, or approximately 22 crore people, may be living in about 70 coastal districts of our nation. Approximately 42% of our nation population, or about 60 crore people, may be residing in our coastal states and union territories today. Yet our model share of coastal shipping of about 6% still very meager as compared to other maritime nations. Respected Madam, the law model share of coastal shipping has significant implication on increased congestion and pollution level on key land-based trade routes and high logistic costs. Maritime India Vision 2030 has estimated that we would be able to save rupees 9,000 crores to 10,000 crores in logistic costs annually if we achieve the target model share of coastal shipping. Coastal shipping is an economical as well as highly eco-friendly mode of transportation. We would also be able to meet our obligation under the international environmental treaties. If there is a substantial model shift of domestic transportation of cargo from road and rail to coastal shipping. Respected Madam, Coastal Shipping Bill 2024 is a very important legislation providing for a much-needed, exclusive, strategic and futuristic law for optimum utilization of our nation's immense untapped potential in coastal shipping. Coming to the issues raised by many of the honourable members, B. Manikam Tagore, D.M. Kathir Anand, Supriya Soleji, who participated in the discussion, one common issue which came up again and again was that of fishermen. By the concern regarding safety and security of fishermen, welfare of fishermen, concern regarding their livelihood, etc. I would like to mention that the Coastal Shipping Bill 2024, which has been introduced to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coastal trade, etc., keep out fishing from the definition of coastal trade. This is for your clarification. Purview of the bill is limited to issuance of license and regulation of foreign vessels engaged in coasting trade of India and vessels chartered by Indian entities. The question of licensing and regulation of fishing does not arise as the bill specifically excludes the activity of fishing from its purview. This has been done since fishing activity and related matters are already being adequately governed and safeguarded by central as well as state legislation. I'd also like to mention that under the Sagarmala initiative of the Ministry of Port Shipping Waterways, the coastal community is considered as one of the key stakeholders. Ensuring their socio-economic well-being is considered as one of the major objectives. 81 coastal community development projects at a cost of rupees
572 crores have been undertaken for implementation, out of which many have been completed. Ministry of Rural Development and Ministry of Port Shipping Waterways are implementing convergent program for skill development of the coastal communities under Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana Sagarmala Convergent Program. Thousands of coastal community people have been skilled under this program. 37 fishing harbour projects worth of rupees 6,540 crores are being implemented under the Sagarmala program, of which many have been already completed. Additionally, 5 fishing harbours adjacent to major port, namely Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Malad Bandar, have been sanctioned for modernization and upgradation. Honorable MP Sudhakar Singh and Dr. M. Khatir Anand had raised the issue of the fishermen and riverine community development initiative along the national waterways. Let me assure this House that this government has been giving a never before given focus for the development of our national waterways through transformational projects like Jalmarg Vikas Project and Art Ganga. Concerns were raised by Honorable MP Supriya Sule, Naresh Chandra Uttam Patel, Sugata Roy ji, Anil Yashan Desai ji about the centralization of powers in the hands of the DG Shipping. I would like to allay the apprehension of the Honorable MPs. There is no concentration of power with DG Shipping. DG Shipping is already the statutory administrator for merchant and coastal shipping in India, well within the bound of law, and there is no overreach in its statutory power in doing so. No additional new powers are proposed to be given to the DG Shipping under this bill. Further, while framing the rules, checks and balances on exercise of DG Shipping powers under the bill would be well ensured. On the issue of imposition of additional condition on vessel by DG Shipping, as raised by Honorable MP Rani Shivkumar, the region have to be recorded in writing, which will ensure that there is no discretionary use of power. DG Shipping powers to revocation and suspension of licenses are also subject to reasonable opportunity being given to be heard, which is in line with principles of national justice. As far as concern raised by Honorable MP Dr. M. Khatir Anand, Naresh Chandra Uttam Patel, Supriya Sule ji, regarding marine pollution owing to coastal shipping, all the obligations for mitigation of pollution are regulated by provision of the Merchant Shipping Act 1958, incorporated on the basis of international convention, which will also be applicable on vessels engaged in coastal trade and licensed under this bill. With regard to the issue of offences and penalties raised by Honorable MPs Sugata Roy ji, Supriya Sule ji, Anil Yaswan Desai ji, Anand Bhadwaria ji, under the bill, I would like to say that the same has been envisaged with the goal of decriminalization of commercial law needed for effective enforcement of its provision. It is important to provide penalties proportionate to the contravention as a deterrent. The revisions of penalties and offences for contravention is in line with the needs of the sector, and as the current law is more than 67 years old, it was necessary to update it to contemporary time. Regarding the applicability of clause of this bill on Indian vessel raised by Honorable MP N.K. Pramasandan, I would like to clarify that the phrase "save as otherwise provided" in clause 1(2) accounts for the fact that despite the general application not extending to Indian vessels,
the obligation under clause 6 will be applicable to them. Concern regarding needs for promotion of Indian shipbuilding industry raised by Supriya Sule ji, Sugata Roy ji, Labhu Sri Krishna Davarya ji and T. Uday Srinivas ji, the empowering clause to the Director General of Shipping to issue license to foreign vessels after taking into consideration certain factors including citizenship of the crew. Building requirement of the vessel is to ensure creation of more jobs for Indian seafarers and to promote shipbuilding in India. With a reference to the global best practices as mentioned by Honorable MP Ravindra Dattaram Wekarji, the bill has been drafted after a detailed analysis of the global best practices and dedicated laws of major maritime countries such as United States, Australia, European Union, Thailand, and China, among others. Accordingly, the provisions of the bill have been tailored based on the specific needs of the sector in India. Concerns were also raised about the bill undermining the role of state. This is very important. By Honorable MP Naresh Chandra Uttam Patel ji, DM Khatri Anand ji, I want to assure this House that the Coastal Shipping Bill 2024 is firmly grounded in the spirit of cooperative federalism and does not encroach upon the jurisdiction of the state. Under clause 8 within bracket 3, a committee is to be constituted to present the National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan. Therefore, state and union territories will be equal partners in development and growth of the coastal shipping sector in India. Far from centralizing power, the bill provides for active representation of coastal states, 9 coastal states, 4 union territories in key institutional mechanism. मैं इसी शब्दों के साथ हमारे परम आदरणीय संसद ने इस बिल की चर्चा के कालखंड में जो उल्लेखनीय उन्होंने योगदान दी है, इसके लिए मैं आभारी हूं, सबके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अब मैं सभी आदरणीय संसद से आग्रह करता हूं इस बिल को पारित करने में मदद करें।